आप सभी लोगों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अभी इसी यूट्यूब चैनल पर पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से संबंधित, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या होते हैं, ये नौकरी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, और ये सरकारी नौकरी है अथवा संविदा की नौकरी है। उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन उसमें डिटेल में हमने सब कुछ नहीं बताया था कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या होती है। तो अगर पुराना वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्नों का आंसर उसमें मिल जाएगा। उसी के आगे ये हम लोग दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये आप लोग जो सैकड़ों कमेंट किया आप लोगों ने किया था, जो प्रश्न पूछा था, उन्हीं सारे प्रश्नों का आंसर देने के लिए यह वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पूरे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय क्या होता है। ये पुराने वीडियो में भी बताया था, एक बार 1-2 मिनट के लिए फिर से सुन लीजिए। सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। कांग्रेस के समय 2004 में देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 पढ़कर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ने वाले जो बच्चों की संख्या होती है उसमें बालिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। और ये जो बालिकाएं होती हैं अत्यंत पिछड़े इलाकों से होती हैं, SC ST अथवा जो आपकी माइनॉरिटी होती है, मुस्लिम वर्ग होती हैं, उनकी छात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये अध्ययन किया गया कि भैया जो पढ़ाई है, सिर्फ स्कूल की जो पढ़ाई है 6 घंटे की पढ़ाई, उससे काम चलने वाला नहीं है। मनोविज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी बालक के लिए वातावरण बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, संगति का प्रभाव पड़ता है, और उसके लिए जो परिवेश होता है, जिस परिवेश में वो रहता है, खाता पीता है, खेलता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं अथवा बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए हम एक अच्छा परिवेश बनाएंगे, अच्छा वातावरण बनाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ाएंगे भी, उनको अच्छे वातावरण में रखेंगे, जिससे उनका सामाजिक और मानसिक दोनों तरीके का विकास हो सके। तो उसके लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, यानी कि यहाँ पर उन्हें पढ़ना भी है, रहना भी है, खाना भी है, खेलना भी है, सब कुछ करना है। तो 24 घंटे का ये विद्यालय खोला गया, अच्छी खासी बिल्डिंग बनाई गई। 2004 से ये विद्यालय स्टार्ट किया गया, और हम आपको इतने डिटेल में क्यों बता सकते हैं उसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं स्वयं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 5 वर्ष तक काम कर चुका हूं। 2011 से लेकर 2016 तक हमने अमेठी जनपद में तिलोई ब्लॉक है, तो तिलोई ब्लॉक में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उसमें लगभग 5 साल तक काम किया था। उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर लखनऊ जाके तैयारी किया, और वर्तमान समय में हम कहाँ पर हैं भैया, सहायक अध्यापक के पद पर उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी विद्यालय होता है उसमें सहायक अध्यापक के पद पर हम काम कर रहे हैं। लगभग 3-3.5 साल हमें काम करते हुए हो गया। तो इसके बारे में हम आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी दे सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको पता चल गया क्या है विद्यालय, किस उद्देश्य से खोला गया, कि बच्चों को वातावरण मिल सके, संगति मिल सके, परिवेश मिल सके, इन सारी चीज़ों के लिए विद्यालय खोला गया। किसको नौकरी करना चाहिए, किसको नौकरी नहीं करना चाहिए, ये सारे आंसर हम लोग पिछले वीडियो में दे चुके हैं। ये सरकारी नौकरी नहीं होती है, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। यह संविदा की नौकरी होती है, और संविदा की नौकरी का फ़र्क क्या होता है, जैसे शिक्षा मित्र होते हैं। शिक्षा मित्रों में क्या होता है कि जब आपकी गर्मी की छुट्टी होती है अथवा ठंडी वाली छुट्टी होती है तो उतने दिन उनका वेतन काट लिया जाता है। तो ये संविदा का असर होता है। लेकिन आप कस्तूरबा गांधी में नौकरी करेंगे तो आपको 11 महीना और 29 दिन का वेतन मिलेगा, यानी 1 महीने का जो वेतन होगा वो काट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका अब सत्र स्टार्ट होता है अप्रैल से। हम लोग जब थे तो हमारा जो सत्र स्टार्ट होता था वो जुलाई से स्टार्ट होता था, तो जून के महीने का 1 दिन का वेतन काट लिया जाता था, और 1 जुलाई से पुनः रिन्यूअल होता था। तो रिन्यूअल अपने आप हो जाता है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पूर्ण रूप से संविदा की नौकरी होती है। यहाँ पर जो बच्चियाँ रहती हैं उनको आपका जो स्कूल टाइम होता है 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल टाइम होता है, उसमें पढ़ना है। उसके बाद उन्हें नाश्ता भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, उनको सोने की व्यवस्था भी की जाएगी, यानी पूरा घर की तरह माहौल बनाया जाता है। अब इस घर की तरह माहौल बनाने के लिए इस जो अपना स्कूल है इसकी व्यवस्था करने के लिए हमें 8 अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। देखो एक बात समझना, अभी हम यहाँ पर 6 से 8 की बता रहे हैं, सिर्फ 6 से 8 की पूरी बातें बता रहे हैं, 9 से 10 की बातें बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अभी जो भी बात होंगी वो 6 से 8 की होगी। ठीक है, तो 6 से 8 में
आपको पता है 8 पीरियड होते हैं, तो पूरी व्यवस्था बनाने के लिए हमें 8 अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर 8 के 8 अध्यापक स्कूल में रहने लगेंगे तो सरकार का भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार ने दिमाग लगाया कि 4 अध्यापक तो हमारे स्कूल में रहेंगे, यानी 24 घंटे के लिए काम करेंगे, और 4 अध्यापक ऐसे होंगे जो पढ़ा के निकल जाएंगे। यानी 4 अध्यापक की जो ड्यूटी होगी वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी स्कूल टाइम में, और बाकी के जो 4 अध्यापक होंगे उन्हें 24 घंटे स्कूल में रहना है। ठीक है, तो जो पढ़ाई का समय होगा उसमें पढ़ाना भी है, और बाकी का जो समय होगा उसमें बच्चों को देखना भी है। बच्चों को देखने का मतलब कब वो खाना खा रहे हैं, कब खेल रहे हैं, कब नाश्ता कर रहे हैं, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन उधम कर रहा है, कौन बीमार हो रहा है, सारी चीज़ें देखना है। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम कौन करता है? फुल टाइमर टीचर। अध्यापक 2 प्रकार के होते हैं, एक फुल टाइमर, एक पार्ट टाइमर। फुल टाइमर को शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, और पार्ट टाइमर को हिंदी में कहते हैं अंशकालिक शिक्षिका। तो 4 फुल टाइमर होते हैं और 4 पार्ट टाइमर अध्यापक होते हैं। तो जो फुल टाइमर होता है, यानी जिसको विद्यालय में रहना है 24 घंटे, उसका वेतन 22,000 रुपया होता है। जो पार्ट टाइमर होता है उसका वेतन 9,800 रुपया होता है। तो आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए वेतन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अभी इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जो फुल टाइमर होता है उसमें मुख्य विषय को रखा जाता है। मुख्य विषय कौन होते हैं? गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, ये हमारे मुख्य विषय हैं। बाकी के जो विषय होते हैं वो पार्ट टाइमर में रखे जाते हैं, जैसे कि शारीरिक शिक्षा है, कंप्यूटर है, उर्दू है, और ये यहाँ से यहाँ तक एक विषय है कला क्राफ्ट, गृह विज्ञान, संगीत। या तो कला क्राफ्ट का टीचर रख लिया जाएगा, या गृह विज्ञान का टीचर रखा जाएगा, अथवा संगीत का टीचर रखा जाएगा। तो इनमें से कोई एक टीचर रखा जाएगा। और उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान भी होता है। तो उर्दू यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि कुछ ऐसे जिले हैं या कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो ऐसे ब्लॉक जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हैं वहाँ पर उर्दू का टीचर रखा जाता है। अगर ऐसे ब्लॉक नहीं हैं तो वहाँ पर सामाजिक विज्ञान का टीचर रखा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 सब्जेक्ट हो गया है। तो ये बीएसए के ऊपर होता है कि वो उसको उर्दू का सब्जेक्ट टीचर रखना है, अथवा सामाजिक विज्ञान का रखना है, अथवा इसका रखना है। तो कुल मिला के 8 ही रखना है। अगर उर्दू रख लिया जाएगा तो सामाजिक विज्ञान वाला टीचर नहीं रखा जाएगा उस विद्यालय में। ठीक है, उर्दू कहाँ रखा जाता है, बात क्लियर हो गई। तो कुल मिला के 2 टाइप के आपके अध्यापक होते हैं, दोनों का इतना वेतन होता है। हमने बताया था भैया आपको ये नौकरी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अगर पार्ट टाइमर में हो गया, आपको किसी दूसरे जिले जाना पड़ा है या दूसरे ब्लॉक जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो कम से कम 1,500-2 हज़ार का कमरा मिलेगा, 1,500-2 हज़ार खाने में लग जाएगा, और 1-2 हज़ार का और खर्चा मिला लो तो 5-6 हज़ार तो आपके रहने और खाने में ही खर्च हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? ठीक है, इसलिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये नौकरी करने से अच्छा आप लोग क्या कर लो, आसपास होम ट्यूशन पढ़ा लो, अपने मोहल्ले में पढ़ा लो, उससे ज़्यादा रुपया मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ संविदा की नौकरी है। लेकिन अगर आपका फुल टाइमर में हो गया तब तो आपके मजे मजे हैं। फुल टाइमर में होगा तब तो आपके मजे हैं, 1 रुपया आपको खर्च करना नहीं है। बच्चों के लिए साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ आता है, साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ आता है। और ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब अध्यापक भी रहेगा तो वही जो सरकारी सामान होगा वही अध्यापक भी इस्तेमाल करेगा। देखो ये भैया, ये नियम नहीं है। नियम नहीं है कि बच्चों का जो नाश्ता है वो सरकारी अध्यापक करे, नियम नहीं है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, अब 100 बच्चों का नाश्ता अगर बन रहा है तो एक अध्यापक अलग से जाके अपना नाश्ता थोड़ी ना बनाएगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, रहना खाना सब कुछ सरकार की तरफ से है। तो जो लोग फुल टाइमर में हैं उनका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 1 रुपया खर्च नहीं होता है। 22,000 का 22,000 पूरा बचता है। तो मजे फुल टाइमर के हैं, और पार्ट टाइमर वाला परेशान रहता है, लेकिन इसकी ड्यूटी सिर्फ पढ़ाने के लिए है, और ये लोग 24 घंटे वहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर संडे मंडे से मतलब नहीं है। एक बात समझ लो, ये जो पार्ट टाइमर है इसको तो स्कूल खत्म हो गया, यानी 4 बज गया घर जाओ, कोई मतलब नहीं। संडे है छुट्टी मिलेगी, और कोई छुट्टी है वो भी मिलेगी। लेकिन फुल टाइमर के लिए संडे मंडे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके विद्यालय में बच्चे हमेशा रहते हैं। अगर रविवार होगा तो भी तो बच्चा रहेगा। तो इस प्रकार संडे मंडे से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब 30 दिन विद्यालय खुला रहता है, और आपको महीने में सिर्फ 2 सरकारी छुट्टी मिलेगी। वो 2 छुट्टी आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचो कि फुल टाइमर में हो तो आपका रविवार अवकाश रहेगा, और रविवार अवकाश नहीं रहेगा। विद्यालय 30 दिन खुला रहता है, क्योंकि रविवार को भी विद्यालय में बच्चे आवासीय है तो बच्चे रहेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो बातें छूट जाएगी उसको हम लोग बाद में क्लियर कर देंगे। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, योग्यता क्या है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको पता है ये 6 से 8 की नौकरी है। तो 6 से 8 के अध्यापक बनने के लिए जूनियर स्तर का या तो टेट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो जूनियर स्तर का सीटेट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
या तो टेट होना चाहिए जूनियर वाला या सी टेट होना चाहिए जूनियर वाला। इसके साथ साथ बीएड वाली डिग्री भी चाहिए। इसके साथ साथ बीएड की आप किए होंगे। अगर आपने बीटीसी किया है और डीएलएड किया है तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आप ये फॉर्म भैया नहीं भर पाएंगे, बीटीसी वाले डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद सुन लीजिए। यदि आप शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बनना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास बीपीएड होना चाहिए अथवा सीपीएड होना चाहिए अथवा डीपीएड होना चाहिए अथवा व्यायाम रत्न। इन चारों डिग्री में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, तब आप शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बन पाएंगे। लेकिन अपवाद क्या है कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के लिए टैट नहीं चाहिए। फिर से सुन लीजिए, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के लिए टैट नहीं चाहिए, लेकिन शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बनने के लिए बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड अथवा व्यायाम रत्न, इन चारों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। बात क्लियर। उम्र सीमा क्या है? 25 से 41। 25 वर्ष से लेकर 41 वर्ष की आयु तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अभी आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले जो ये उम्र थी ये 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की थी। तो हमारा जब सिलेक्शन हुआ था तो 21 वर्ष से 40 वर्ष उम्र थी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लगभग अधिकांश जिले में आपकी जो उम्र है वो 25 से 45 कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है आप फॉर्म देखते रहिए, हो सकता है कुछ जिले में अभी भी 21 से 40 चल रहा हो, लेकिन अधिकांश जिलों में आपका 25 से 45 कर दिया गया है। और एक बात, चूंकि ये कौन सा विद्यालय है? बालिका विद्यालय है, इसलिए केवल इसमें सिर्फ महिलाओं का ही चयन होता है। यह बालिका विद्यालय है, इसलिए केवल महिलाओं का ही चयन होता है। अब केवल महिलाओं का चयन होता है, इसके बारे में भी बात स्पष्ट कर सुन लीजिए कि जो पहले का समय था, यानी कि आज से 7-8 साल पहले का समय था, तो जैसे गणित का अध्यापक होता है या विज्ञान का अध्यापक होता है, तो किसी जिले में या किसी ब्लॉक में गणित का अध्यापक और जो विज्ञान के अध्यापक या किसी विषय के अध्यापक नहीं मिलते थे। तो ये जो फुल टाइमर होता, जिनको वहाँ पर रहना है 24, ये तो 100% महिला ही होती थी, ये तो आपका फीमेल ही होती थी। लेकिन जो पार्ट टाइमर हैं, जिन्हें पढ़ाना होता था, सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, ये मेल पुरुष भी रख लिए जाते थे, क्योंकि योग्य जो है गणित का अथवा विज्ञान के अध्यापक नहीं मिलते थे। ठीक है, तो पार्ट टाइमर में पुरुषों को भी रख लिया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, महिलाएं भी पढ़ने लगी हैं, तो अच्छे अच्छे टीचर मिलने लगे हैं महिलाओं को। तो अब यही कंडीशन है कि प्रत्येक जिले में केवल महिला ही रखा जाता है। लेकिन अभी भी अपवाद स्वरूप कुछ जिलों में ये जो पार्ट टाइमर टीचर है, इसमें पुरुषों की भर्ती आती है कुछ जिलों में। ठीक है, सब में नहीं आती है। अभी इतना मान के चलिए कि जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसमें लगभग सभी जिलों में ये भर्ती केवल महिलाओं के लिए है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जिले में पार्ट टाइमर में पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए तो हम पार्ट टाइमर में थे और यहाँ पर गणित के हम सहायक अध्यापक थे, यानी कि हमें सिर्फ 3 क्लास पढ़ाना होता था, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। गणित के हम अध्यापक थे, 3 क्लास पढ़ाओ, काम खत्म। ठीक है, लेकिन उस समय ये हालत थी कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक थे नहीं हमारे यहाँ, तो हमें 2 क्लास एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ती थी सामाजिक विज्ञान वाली। तो कुल मिला के ये हमारी कहानी थी, आप समझ गए। अब आगे बढ़ें। ठीक है, ये हाँ, अब यहाँ पर योग्यता की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको गणित का अध्यापक बनना है, ये सारे विषय लिखे गए हैं, इसमें आपको गणित का अध्यापक बनना है। तो गणित का अध्यापक बनने के लिए आपको पीसीएम होना चाहिए। देखो, स्नातक तो होना चाहिए, प्लस जूनियर का टेट और सीटेट होना चाहिए, और प्लस बीएड होना चाहिए, तो होना चाहिए। लेकिन स्नातक किससे होना चाहिए? गणित का अध्यापक बनने के लिए पीसीएम, यानी गणित वर्ग से स्नातक आपका होना चाहिए। 3 साल आपने गणित पढ़ा होगा। विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए आपको जो आपका विज्ञान वर्ग होता है जूलॉजी बॉटनी वाला, तो जूलॉजी बॉटनी से आपने विज्ञान पढ़ा होगा। अंग्रेजी का अध्यापक बनने के लिए स्नातक में अंग्रेजी चाहिए। हिंदी वाले ध्यान समझ लें, हिंदी का अध्यापक बनने के लिए स्नातक में हिंदी और संस्कृत आपका सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बनने के लिए कोई भी शारीरिक शिक्षा बन सकता है, आपके पास सिर्फ बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड अथवा व्यायाम रत्न में से कोई एक डिग्री चाहिए। लेकिन इसमें टेट और सीटेट नहीं चाहिए। कंप्यूटर का अध्यापक बनने के लिए कंप्यूटर का स्नातक होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस में अथवा बीसीए अथवा पीजीडीसीए कोई डिग्री होनी चाहिए, और साथ साथ टेट अथवा जो आपका ये होता है जूनियर लेवल का टेट होता है वो भी होना चाहिए। इसी प्रकार उर्दू का अध्यापक बनने के लिए उर्दू में स्नातक होना चाहिए। यही डिग्री सामान्य विज्ञान में, यही डिग्री संगीत में है, यही काम आपका गृह शिल्प मतलब गृह विज्ञान से आप स्नातक होना चाहिए, और कला क्राफ्ट से आप स्नातक हैं
तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं। ये जो 3 विषय एक साथ लिखे गए हैं, इन तीनों में से कोई एक विषय आपको लिया जाता है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही विषय है। तो या तो आपने कला क्राफ्ट पढ़ा होगा, या गृह विज्ञान पढ़ा होगा, या संगीत पढ़ा होगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, नौकरी कितनी मिलती है और किस प्रकार से फॉर्म भरना है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, ये जो फॉर्म है ये आपके 7-8 साल पुराना जो प्रक्रिया चलती थी उस हिसाब से फॉर्म है, यानी कि ये ऑफलाइन फॉर्म है। अभी अभी जिसने बीएड अपना कंप्लीट किया होगा वो सब ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले लोग हैं। तो लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ऑफलाइन के बारे में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं ऑफलाइन हमें फॉर्म कैसे भरना है और हमें जो है ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। देखो भैया, ये पुराने जमाने वाला फॉर्म है, पहले बता दिया। तो ये फॉर्म ऑफलाइन छपेगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं और अलग अलग जिले का अलग अलग फॉर्म आएगा। आपको न्यूज़पेपर देखते रहना है, ठीक है। अगर आप 10-15 दिन पुराना न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको 4-5 जिले की भर्ती मिल जाएगी। तो न्यूज़पेपर देखते रहना है, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ये 3 न्यूज़पेपर हैं, तीनों में से कम 2 न्यूज़पेपर आप रेगुलर देखते रहिए। अगर न्यूज़पेपर नहीं देख सकते हैं, जो पुराने न्यूज़पेपर कहाँ मिलेंगे, ये भी प्रश्न आप लोगों ने पूछा है, तो उसके लिए बता दें कि प्रत्येक जिले में एक सरकारी लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी मैगजीन आते हैं और रोज के जो न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, वो भी आते रहते हैं और सुरक्षित रखा रहता है। तो आप उस लाइब्रेरी में जाइए, पुराने न्यूज़पेपर 10, 15, 20 दिन पुराने वाले देख लीजिए, आपको 4-5 जिले की भर्ती मिल जाएगी। और आज से आप कम से कम 2 न्यूज़पेपर, 2 जो अखबार हैं, रोज आप देखिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें विज्ञापन छपा रहेगा। विज्ञापन जब छपा रहेगा तो उसमें प्रारूप छपा रहेगा कि जो फॉर्म का जो प्रारूप होता है वो छपा रहेगा। अब वो फॉर्म मिलेगा कहाँ से, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, पहले क्या होता था, हम लोग जब आज से 7-8 साल पहले कोई फॉर्म भरते थे तो होता क्या था कि एक फॉर्म की दुकान होती, जहां सारे फॉर्म बिकते थे। वहां पर कंपटीशन की किताबें भी बिकती थी और फॉर्म भी बिकते थे, तो वहां पर हमारे फॉर्म मिल जाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन का ज़माना है, ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई है। तो हम उम्मीद है आपके शहर में भी अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आपको करना क्या है, आप जब अखबार लेके आएंगे तो उसमें इस प्रकार का प्रारूप छपा रहा होगा, जहाँ पर ये नाम लिखा रहेगा, इस प्रकार का प्रारूप आपका मिलेगा, ठीक है। तो उसकी फोटो आपको अखबार से खींच लेना है। आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाना है, उससे बताना है कि भैया 2 पन्ने में ये प्रारूप बना दो। 2 पन्ने का फॉर्म रहेगा, 2 पन्ने में प्रारूप बना दो। उसमें आपको अपना नाम वाम नहीं लिखवाना है, वो जो प्रारूप रहेगा कंप्यूटर की दुकान से बनवा लीजिएगा। 1 पन्ने का 50 रुपया लगता है, यानी 2 पन्ने का 100 रुपये में पूरा प्रारूप कंप्यूटर वाला बना के दे देगा। फिर उसको अपने हाथ से भर लेना है, नाम, पता, पिता के नाम, आपके हाई स्कूल इंटर में कितने नंबर है, पूरा फॉर्म भर के उसको अपना एक लिफाफा ले आना है। उसमें अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और जो आपका प्रमाण पत्र होगा, मार्कशीट प्रमाण पत्र दोनों लगाना है। इसी प्रकार इंटर का मार्कशीट प्रमाण पत्र, स्नातक में 3 साल का मार्कशीट प्रमाण पत्र और बीएड में मार्कशीट प्रमाण पत्र लगा देना है। निवास प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगा देना है। लिफाफे में उसको मोड़कर पैक करना है और फिर उसको स्पीड पोस्ट कर देना है। और जिस जिले का भरेंगे उस जिले का पता लिखा होगा नीचे, उसी पते पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। आपने फॉर्म भर दिया, आपका यहाँ पर काम खत्म। अब वो कार्यालय पहुँचेगा, जैसे कि मान लीजिए ये अंबेडकर नगर का फॉर्म है तो अंबेडकर नगर के कार्यालय पर पहुँचेगा। अब मेरिट कैसे बनेगी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कैसे मेरिट कैसे बनेगी, आपका चयन कैसे होगा, पूरा ये प्रोसेस समझ में आ गया। फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। अब मेरिट पे आते हैं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरिट। चयन कैसे होगा, मेरिट कैसे होगा। देखो भैया, यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देना है, आपसे कोई ना तो इंटरव्यू लेगा ना आपको पेपर देना है। जब हम लोगों का चयन हुआ था तो उस समय इंटरव्यू होता था, जिसमें बीएसए और एसडीआई ये सारे इंटरव्यू मिलके लेते थे। 5 लोगों का पैनल बनता था। लेकिन अब इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। अब आपका चयन सिर्फ मेरिट से होगा। ध्यान समझिएगा, क्या क्या जुड़ेगा। हाई स्कूल का नंबर आपका जोड़ा जाएगा, कक्षा 12 का नंबर जोड़ा जाएगा, स्नातक का नंबर जोड़ा जाएगा और बीएड का नंबर जोड़ा जाएगा। तो हाई स्कूल का नंबर का 10%, अब इसका मतलब क्या होता है समझाते हैं। जो इंटर का नंबर होगा उसका 10%, जो स्नातक का नंबर होगा उसका 20%, जो बीएड का नंबर होगा उसका 30%। आपको अब इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि मान लीजिए आपके सभी में 70% नंबर हैं,
सभी में 70% नंबर है, उदाहरण के रूप में समझिए। हाई स्कूल में भी 70%, स्नातक में भी 70%, कक्षा 12 में भी 70% और बीएड में भी 70%। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग अभी 2 मिनट, 2 मिनट लगेगा आपको कि आपका मेरिट कितनी बन रही है उसको निकालने में, आपको 2 मिनट लगेगा मात्र। तो 10% का मतलब होता है एक पीछे से 1 जीरो बढ़ा दो, यानी हो गया 7 नंबर। तो हमने उदाहरण के रूप में माना सभी में आपके 70% आ रहे हैं, आपके जितने आ रहे हो अपने हिसाब से कॉपी पर लिख लीजिए। तो अगर 70% आ रहे हैं तो उसका 10% होता है 7 नंबर। तो यहाँ पर 10% हो गया, इसका 10% लेना है यानी 7 नंबर, ठीक है। अगले कक्षा 12 का 10% लेना है यानी 7 नंबर, और स्नातक का 20% लेना है। हमने माना है आपके 70% हैं और 20% लेना है, तो 10% होता है 7, तो 20% होगा कितना, 14 नंबर। और यहाँ पर बीएड में हमने माना है 70%, आपके जितने आ रहे हो अपने हिसाब से लिखिएगा। उसका 10% होता है 7 नंबर, और यहाँ पर 30% है यानी 10 का 3 गुना, तो 7 त्रिक हो गया 21 नंबर। आप जोड़ लीजिए कितनी मेरिट बन रही है, 7 7 14 और 14 14 28, 28 और 21 कितना होता है भैया, 28 38 और 48 और 49। तो आपका मेरिट बन रही है 49, ठीक है। तो ये आपने अपनी मेरिट निकाल लिया कि मेरी मेरिट कितनी बन रही है, तो इसी हिसाब से आपका चयन होगा। अब आपको लगातार न्यूज़पेपर देखते रहना है। उदाहरण के रूप में जैसे आपने अंबेडकर नगर का फॉर्म भर दिया है, अब अंबेडकर नगर का जो है पेपर होगा उसको हमेशा देखते रहना है। तो उसमें अंबेडकर नगर में मेरिट निकल के आएगी, तो मेरिट निकल के आएगी, अखबार में विज्ञापन आएगा मेरिट का, उसमें बताया जाएगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मान ले हिंदी आपने सब्जेक्ट भरा है, हिंदी सब्जेक्ट में आपकी मेरिट बन रही है 49। अब उसमें जो विज्ञापन निकल के आया कि भैया अंबेडकर नगर में जिसने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय का फॉर्म भरा है वो सभी लोग आ जाओ ज्वाइनिंग के लिए, और उसमें मेरिट निकल आई कितनी, 48। तो 48 मेरिट तक आ जाओ, तो आपका तो 49 है और ये बता रहा है 48, यानी आपके नंबर जो अखबार में छपा है मेरिट उससे ज़्यादा है। तो यानी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, आप जाइए उसके पते पर जाइए, जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन जाइए और आपकी नौकरी पक्की, ठीक है। बात समझ में आया, क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। एक पद के लिए एक आवेदन करना है, यानी इतने सारे पद हैं, एक पद के लिए आपको एक ही आवेदन करना है। अगर 2 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 2 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या अपने ज़िले से ही भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी ज़िले का फॉर्म भर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में निवास करते हैं और किसी भी ज़िले का फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो अधिकारी होता है वो बीएससी अधिकारी होता है। उदाहरण के रूप में अगर आप अंबेडकर नगर का फॉर्म भर रहे हैं तो बीएससी कार्यालय के संपर्क में रहिए, कब मेरिट निकल रही है, कब फॉर्म आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बीएससी कार्यालय से पता चलती रहेंगी, अथवा ये अखबार के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। विद्यालय की क्षमता कितनी होती है, जो बच्चे होते हैं एक विद्यालय में वो 100 बच्चे होती हैं, तो कक्षा 6 7 8 मिला के 100 बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ बड़े विद्यालय होते हैं उसमें बच्चों की संख्या 200 होती है। तो हमारा जो विद्यालय था उसमें 100 बच्चे थे, कक्षा 6 7 8 मिला के 100 बच्चे थे। आपके टोटल उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल हैं, तो हर ब्लॉक में एक स्कूल है, प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल है, और टोटल आपके उत्तर प्रदेश में 746 ब्लॉक हैं। इस प्रकार कक्षा 6 7 8 के लिए 746 स्कूल हैं। तो 746 स्कूल का मतलब एक स्कूल में एक हिंदी का टीचर होगा, तो यानी 746 हिंदी के टीचर पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। एक स्कूल में एक अंग्रेजी का टीचर होगा, यानी कि 746 अंग्रेजी की टीचर पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। तो एक विषय के एक अध्यापक होता है एक स्कूल में। इस प्रकार अगर 746 विद्यालय हैं तो प्रत्येक विषय के एक एक अध्यापक का चयन किया जाता है, और ये भर्ती जिला स्तर पे आती है। वो सारी बातें आपको बता दिया। अब सरकार की योजना क्या है, अब इस साल सरकार की योजना है कि भैया 6 से 8 की बिल्डिंग तो हमारी बनी है, पहले से ही हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हमें 2 कमरे और बनाना है, कक्षा 9 वाला और कक्षा 10 वाला। तो 2 कमरे हम बना देंगे और फिर हमारा 9-10 की भी पढ़ाई चालू हो जाएगी। लेकिन जब 9-10 की पढ़ाई चालू होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अतिरिक्त अध्यापक रखना पड़ेगा। तो 7 जो अध्यापक हैं उनको हम अतिरिक्त रखेंगे, यानी जो 8 हैं ये तो रहेंगे ही, और कक्षा 9-10 पढ़ाने के लिए 7 अध्यापकों का विज्ञापन अलग से आएगा। तो सरकार का मानना है
टोटल हमारे पास 746 विद्यालय हैं। हम इनको उच्चीकृत नहीं करेंगे, हम पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 442 जो आपके विद्यालय हैं उनको उच्चीकृत करेंगे, यानी उनको 9 से 10 बना देंगे। तो जब इनको 9 से 10 बना देंगे तो जो 6 से 8 में पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, जब 9-10 बन जाएगा तो हमें और टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो ये और टीचर कहाँ से आएंगे, कितने होंगे, 3094। तो अभी इसका विज्ञापन नहीं आया है, आपके अप्रैल के सत्र से पढ़ाई स्टार्ट होगी। अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। 9 से 10 का विज्ञापन मिलेगा पूरे 442 विद्यालय के लिए। और टोटल कितने टीचर चाहिए, 3094 टीचर चाहिए। और ये हमारा टीजीटी की भर्ती है, और टीजीटी में फॉर्म भरने की क्या योग्यता होती है ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो यही आपकी फॉर्म भरने की योग्यता है, यही आपकी आयु रहेगी, सब कुछ योग्यता आपकी यही रहेगी। बस आपके लिए खुशखबरी यही है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 442 विद्यालय उच्चीकृत हो रहा है, यानी 6 से 8 के बजाय अब वो 9-10 की भी पढ़ाई वहाँ पर होगी। और इस प्रकार टोटल 442 विद्यालय हैं और इसमें 3094 अध्यापकों को रखा जाएगा, यानी एक विद्यालय में 7 अध्यापकों को रखा जाएगा। और जो बाकी के विद्यालय बचे हैं उनको धीरे धीरे अगले साल उच्चीकृत करेंगे। तो ये पूरा प्लान है गवर्नमेंट का। तो 9-10 की भी पढ़ाई इसी सत्र से यानी अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, और उम्मीद है यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर देखिए, ये आवासीय विद्यालय है तो रुपए का हिसाब किताब रखने के लिए एक लेखाकार की भी जरूरत होती है, और इसका वेतन लगभग 11,000 वेतन होता है। वहाँ पर चपरासी भी होते हैं, चौकीदार भी होते हैं, और खाना बनाने के लिए रसोइया भी होती हैं। लेकिन इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। हम लोग अध्यापक की भर्ती कराते हैं, इसलिए सिर्फ अध्यापकों की क्या योग्यता है फॉर्म भरने की और कौन कौन फॉर्म भर सकता है उन्हीं के बारे में हमने बताया है। तो उम्मीद है इस पूरे डिटेल वीडियो में सब कुछ आपको पता चल गया होगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे मेरिट बनेगी, कैसे नौकरी मिलेगी, संविदा है तो कितना वेतन मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो कक्षा 9-10 वाले होंगे अध्यापक, इनका वेतन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पर फुल टाइमर का 22,000 है, तो हो सकता है 2-3 हज़ार ज़्यादा हो जाए कक्षा 9-10 वालों का, और पार्ट टाइमर का यहाँ पर 9,800 है, तो उसका हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए आपका 9-10 वालों का, लेकिन रहेगा वो संविदा ही। तो उम्मीद है हमने सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया है। एक ही वीडियो में आपको सारे प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लगातार इस YouTube चैनल के संपर्क में बने रहिए। ये जो नौकरी है इसमें कोई आपको पेपर नहीं देना है, सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरिट कैसे निकालना है वो भी हमने बता दिया है। आप लोग अपनी अपनी मेरिट निकाल लो। अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं, 45 नंबर से ज़्यादा आपकी मेरिट बन रही है, तो ये फॉर्म भर दीजिए। अगर जिसको नौकरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मतलब नौकरी के क्या मतलब रुपए की, अगर रुपए की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ये फॉर्म भरिए। नहीं तो मेरी सलाह है कि भैया इसके चक्कर में मत पड़िए, 1-2 साल 3 साल 4 साल और सरकारी नौकरी का इंतजार करिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो सारे डाउट उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ बचा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।